हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। आज हम चर्चा करते हैं बीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हिंदी साहित्य। आज जो एचएसएससी के लिए, यूपी टेट के लिए, एसटेट, टीजीटी, पीजीटी, अनेक ऐसे जैसे हमने हरियाणा के अंदर ग्राम सचिव के एग्ज़ाम को देखा, उसमें हिंदी लिटरेचर को लेकर के काफ़ी क्वेश्चन किए गए थे। 10 नंबर से 8 नंबर की जो हिंदी आई थी उसमें लगभग 90% जो क्वेश्चन हिंदी लिटरेचर से थे। आज हम चर्चा करते हैं हिंदी लिटरेचर को लेकर के। सबसे पहले हिंदी लिटरेचर को हम कहेंगे हिंदी साहित्य। क्या कहेंगे? हिंदी साहित्य। जब हिंदी साहित्य की बात आती है तो हिंदी साहित्य का अनेक विद्वानों ने अनेक वर्गीकरण किए। उसी वर्गीकरण में जो सबसे सर्वमान्य है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सबसे पहले चर्चा की जाएगी तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 4 भाग। जब इन 4 भागों की बात आती है तो जो पहला नामकरण किया गया वो था आदिकाल। आदिकाल के बाद जो आता है वो है आपका भक्तिकाल, और भक्तिकाल के बाद जो आया उसका नाम था रीतिकाल, और जो अंतिम है उसका नाम था आधुनिक काल। कुल मिलाकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया। सबसे पहला नाम दिया उसने आदिकाल, लेकिन आदिकाल कहने वाला कोई और था, क्योंकि आदिकाल की जब हम विस्तृत व्याख्या करेंगे तब पढ़ेंगे कि आदिकाल के नामकरण में अनेक विद्वानों ने अपना योगदान दिया। किसी ने बीजवपन काल कहा, किसी ने अंधकाल काल कहा, किसी ने अंधकार काल कहा। लेकिन बात आती है हिंदी साहित्य की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो समय निर्धारण किया गया था वो सर्वमान्य माना गया है, और यहीं से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है कि आदिकाल का जो है ये नामकरण जो हुआ इसके बाद की चर्चा है, इसका समय क्या निर्धारित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका समय मानते हैं 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत। अब समस्या आती है जी, पेपर में कई बार हमें भौचक्का करने के लिए वो इस विक्रमी संवत के स्थान पर 1050 ईस्वी लिख बैठता है। इसलिए इसको समझेंगे ध्यान से कि विक्रमी संवत और ईस्वी में अंतर क्या है। जब हम विक्रमी संवत की बात करते हैं तो विक्रमी संवत आपकी जो ईस्वी चलती है, इस ईस्वी से 57 वर्ष आगे चलता है। इसका मतलब 1050 विक्रमी संवत से हमें कितने 57 वर्ष घटा देंगे तो यहां से 3 बचेगा, यहां से तो 4 में से 5 जाएगा तो 9 आएगा, और यहां से 9 अर्थात ये 993 जो आई है क्या निकल करके आई है? ईस्वी निकल करके आई है। बात आती है, फिर से थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊं कि विक्रमी संवत जो है आपकी ईस्वी से 57 वर्ष आगे चलती है। अब किसी विक्रमी संवत से हमें ईस्वी में आना हो तो हमें 57 उससे विक्रमी संवत से घटा देने हैं, जो कुछ भी बचेगा वो ईस्वी बचेगी। इसका मतलब यहां पर 993 ईस्वी आएगा। क्या आएगा? 993 ईस्वी से लेकर के कहीं ना कहीं 1318 ईस्वी तक। कहां तक है? क्योंकि जब हम 1375 से 57 लेस करेंगे तो संख्या आएगी 1318 ईस्वी कि 993 से लेकर के 1318 ईस्वी तक जो चला था उसी को हमने क्या नाम दिया? आदिकाल। आदि शब्द का अर्थ ही होता है आरंभ। किसी चीज की हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत हमने आदिकाल से की, और उसका नामकरण करने से बाद हमने उसका समय निर्धारित किया, वो क्या निर्धारित हो गया? 993। इसके बाद कहता है कि 1050 से 1375 था, तो ये जो भक्तिकाल आया है
ये भक्ति काल 1375 विक्रमी संवत से ये चला आपको लेकर के 1700 विक्रमी संवत। 1375 से लेकर के कहां तक गई? 1700 विक्रमी संवत। इसके बाद जब नामकरण की बात आएगी तो 1700 से लेकर के रीति काल का नामकरण का होने के बाद इसका समय निर्धारित किया गया, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1700 विक्रमी संवत से मानते हैं कितना भाई? 1900 विक्रमी संवत। कितना मानते हैं? 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक। और आज जो हम पढ़ रहे हैं आपका आधुनिक काल, ये आधुनिक काल है 1900 विक्रमी संवत से अब तक जो चला आ रहा है, ये आपका कौन सा काल रहेगा? आधुनिक काल रहेगा। तो कुल मिलाकर के 4 नाम हो गए हिंदी साहित्य के, 4 भागों में विभाजित किया। अब बात आती है कि अनेक विद्वानों ने अनेक बातें की हैं, अनेक बातें की हैं, मतलब इनका समय अलग अलग अपने हिसाब से उन्होंने रखा है। लेकिन बात आती है कि समय निर्धारण के जो सबसे सर्वमान्य मत है, वो सर्वमान्य है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जिसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1929 ईस्वी। उसी के ने कहा कि आदिकाल का उसने समय निर्धारित किया है 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत। भक्ति काल का उसने निर्धारित किया है 1375 से 1700 विक्रमी संवत। उसी के साथ रीति काल का उसने किया है कि 1700 से 1900 विक्रमी संवत। और आधुनिक काल की बात आती है तो 1900 विक्रमी संवत से अब तक का जो समय चला रहा है वो कहलाएगा आधुनिक। इसके बाद आती है कि पूर्ण रूप से सबसे पहली जो आई आपकी वो आदिकाल आया, और आदिकाल को लेकर के अनेक विद्वानों ने इनके नाम को लेकर के अनेक नामकरण किए। जैसे जो सबसे प्रचलित नाम है आदिकाल, इस आदिकाल को आदिकाल कहने वाले थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद जिसने हिंदी साहित्य के उद्भव एवं विकास लिखा। आदिकाल को आदिकाल कहने वाला और जो सर्वमान्य नाम है वो आदिकाल किसने दिया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब 2 नामों के ऊपर बहुत बड़ा सस्पेंस है। एक नाम है जहां से हम भ्रमित होते हैं, आरंभिक काल, और एक है प्रारंभिक काल। आरंभिक काल कहने वाले कौन थे? प्रारंभिक काल कहने वाले कौन थे? तो आरंभिक काल कहने वाले थे मिश्र बंधु, श्याम मिश्र, गणेश मिश्र, सुखदेव मिश्र। मिश्र बंधु 3 भाई थे जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक एक रचना लिखी। इसी मिश्र बंधु विनोद रचना के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके आधार पर अपने हिंदी साहित्य की इतिहास लिखने का काम किया। प्रारंभिक काल कहने वाले थे, उसका नाम था गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त अर्थात गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल नाम दिया और आरंभिक काल नाम देने का काम किया है मिश्र बंधु। ये क्वेश्चन पूछेगा कि आरंभिक काल आदि काल को आरंभिक काल की संज्ञा किसने दी? मिश्र बंधुओं ने दी। प्रारंभिक काल को आदि काल को प्रारंभिक काल कहने की संज्ञा किसने दी? तो गणपति चंद्र गुप्त ने। आगे बढ़ते हैं तो 2 नामों पे फिर से सस्पेंस है। एक ने कहा अंधकाल और एक ने कहा अंधकार काल। अंधकाल और अंधकार काल की जब चर्चा की जाएगी तो अंधकाल कहने वाले थे रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल ये आता है कई बार पेपर में। यहां से क्वेश्चन क्या नाम आएगा?
किस रसाल उपनाम से किसे जाना जाता है, तो रमाशंकर शुक्ल को जाना जाता है। अब कहते हैं कि अंधकाल कहने का काम तो किसने किया, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, लेकिन बात आती है अंधकार काल कहने की, तो वो थे पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। कमल कुलश्रेष्ठ कि पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने इसको क्या नाम दिया, अंधकार काल का। वापिस चलें, अंधकाल कहने का काम क्या है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अंधकार काल कहने का काम किया है पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। अब याद कैसे करेंगे कि जो वास्तव में जिसका कुल श्रेष्ठ होता है वो कभी भी अपने कुल को अंधकारमय होने नहीं देता है, कि जिसका जो वास्तव में श्रेष्ठ व्यक्ति होता है वो कभी भी अपने कुल को अंधकारमय होने नहीं देता। इसका मतलब अंधकार काल कहने का काम क्या, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। इसी तरीके से दो नाम है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए आप। चलो अगली बात आती है, तो इसी नामकरण की कड़ी में एक ने इसको क्या कहा भाई, एक ने नाम दिया है यहां पे कि भाई वीर काल, और एक ने नाम दिया वीर गाथा काल। देखो एक जैसे नाम है, जहां से धम पैदा होता है इकट्ठे लिखने में। वीर काल कहने का काम किया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और वीर गाथा काल कहने का काम किया है जिसे हम पढ़ रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूछ लिया जाए कि आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया, तो वीर गाथा काल से इसलिए कहा क्योंकि इसमें जो जो जैसे राष्ट्र साहित्य लिखा हुआ है, वास्तव में राष्ट्र साहित्य में वीरताओं की बात की गई है, डिंगल पिंगल शैलियों का प्रयोग हुआ है अधिकतर। तो कहते हैं कि वीर गाथा काल को नामकरण या वीर गाथा काल कहने का काम किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब बात आती है जी बीज वपन काल किसने कहा, बीज वपन काल। बीज वपन काल, बीज वपन काल कहने का कार्य किया महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया, तो हमारा उत्तर होगा बीज वपन काल। एक नामकरण हुआ है चारण काल के नाम से, और एक हुआ है संधि चारण काल। संधि काल चारण काल भी आ सकता है, जैसे मैंने लिखा संधि काल चारण काल है, और डायरेक्ट इतना भी कह सकता है संधि चारण काल। तो भाई चारण काल कहने का काम किया वो तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। जॉर्ज द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक जो हिंदी साहित्य लिखा अंग्रेजी भाषा में, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने तो कहते हैं कि आदिकाल को चारण काल कहा क्योंकि चारण जाति का सबसे अधिक बोलबाला था उस समय में। चारण कवियों ने कहता है कि अपने आश्रयदाताओं की रचनाओं में इतनी भी बातें की हैं, उसी के आधार पर कहते हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन मानते हैं कि आदिकाल नामकरण ना करके इसका नामकरण उसने क्या दिया था, चारण काल। संधि काल एवं चारण काल कहने से तात्पर्य अगर ये कहा जाए तो ये कहा है राहुल शांतित्यायन ने, और ये वही राहुल शांतित्यायन है जिसने 1945 ईस्वी में कहते हैं कि हिंदी काव्यधारा के नाम से सिद्धों के ऊपर बहुत बड़ी रचना लिखी। तो कुल मिलाकर के संधि काल चारण काल राहुल शांतित्यायन जी ने कहा, और चारण काल के नाम से आए तो चारण जॉर्ज ग्रियर्सन। इसको याद कर लेंगे चारण में जैसे तो जॉर्ज ग्रियर्सन हो गया, चार से चारण काल, चार से। तो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फिर चर्चा करते हैं कि भाई हिंदी के पहले कवि को लेकर के भी विद्वानों ने अपने अपने मत रखे, उनकी चर्चा करते हैं। देखिए
हिंदी के कवियों की जब चर्चा की जाएगी तो हिंदी का पहला कवि, जब हिंदी के पहले कवि की बात मैं करूं तो सर्वमान्य मत में सबसे पहले ले लेता हूं कि जो सर्वमान्य बात है कि डायरेक्ट आपसे इतना ही पूछा जाए कि हिंदी का पहला कवि डैश देकर के 4 ऑप्शन दे दे, तो हम हिंदी का सबसे पहला कवि मानते हैं सरहैपा, जो सिद्ध साहित्य से बिलोंग करते हैं। आगे चलकर के आदिकाल को भी हमने 5 हिस्सों में बांटना है और ऐसा बांटने वाला भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी। सरहैपा की जब बात करें तो इसका समय जो है ये 769 ईस्वी है, समय की बात है। और इसे सरहैपा को हिंदी का पहला कवि मानने वाले थे वो थे राहुल शांकृत्याय, राहुल शांकृत्याय। अब पेपर में आ जाए आपके कि सरहप्पा का समय, तो समय है 769 ईस्वी। सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि माना किसने? तो पहले इसको कहने वाले थे कि हिंदी का पहला कवि है जिसने दोहा कोश नामक रचना की थी, जिसके संकलन करता भी राहुल शांकृत्यायन जी हैं। तो राहुल शांकृत्यायन जी ने जो है इस सरहप्पा को हिंदी का कैसा कवि, पहला कवि माना। इसके बाद आती है कि राजा भोज की बात करें या फिर मुंज की बात करें, जिसका समय 993 ईस्वी। ये वही 993 ईस्वी है जिसको मैं 1050 विक्रमी संवत कह करके चला था, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल की समय सीमा कहां से प्रारंभ मानी थी? 993 ईस्वी से। इसका मतलब ये नामकरण करने वाले भी कौन हो सकते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? कि रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको क्या माना भाई? इसको माना है राजा भोज या मुंज को हिंदी का पहला कवि। अगर पेपर में आ जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन होगा, तो या तो मिलेगा राजा भोज या फिर आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा? मुंज। लेकिन रामचंद्र शुक्ल इकलौते नहीं रहे यहां पे, इसी के साथ साथ कहता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी भी कहते हैं कि राजा भोज या किसको मानते हैं भाई? मुंज को। इसके बाद कहते हैं कि भाई एक आया है पुष्य, पुष्य नहीं मिलेगा तो पुंड्र, पुष्य या पुंड्र एक नाम हुआ है किसी कवि का, और इसको मानने वाले हैं हिंदी का पहला कवि मिश्र बंधु। कौन मानने वाले हैं भाई? कि मिश्र बंधुओं के अनुसार अगर पूछ लिया जाए कि हिंदी का पहला कवि कौन होगा, तो वह निसंदेह आपका आंसर क्या रहेगा? क्या रहेगा भाई? हाँ, यहां तक कोई समस्या तो बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात आती है कि भाई अब्दुल रहमान, अब्दुल भी हो सकता है, अबुल भी हो सकता है। कुछ किताबों में अब्दुल मिलेगा, कुछ में अबुल रहमान, रहमान। इसको मानने वाले थे हजारी प्रसाद आचार्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? तो अब्दुल रहमान जी को मानते हैं। और इसका समय वो कह करके चलते हैं कि 13वीं शताब्दी है, 13वीं शताब्दी। अर्थात अब्दुल रहमान को हिंदी का जो है पहला कवि किसने माना है? तो वो माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये वही अब्दुल रहमान है जिसने संदेश राशक नाम की एक रचना लिखी थी, और वही अब्दुल रहमान है जिसको अपभ्रंश में एक अन्य नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार आता है कि अपभ्रंश में अब्दुल रहमान को अधैमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधैमान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है कि एक स्वयंभू नाम के कवि भी हैं अपभ्रंश के। इस स्वयंभू को 663 ईस्वी, कितना भाई? कि 663 ईस्वी, और ये मानने का काम किया है, वो काम किया है राम कुमार वर्मा जी, राम कुमार
663 भाई 693 है बाय मिस्टेक सॉरी 693 ईस्वी स्वयंभू का जो समय माना गया वो समय 693 ईस्वी माना गया और मानने वाले कौन थे? रामकुमार वर्मा। इसी के साथ एक और बड़ा नाम चलता है जिसका नाम है शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी, इस शालिभद्र सूरी जिसका समय 1184 ईस्वी माना जाता है और 1184 ईस्वी मानने वाले और शालिभद्र सूरी जी को हिंदी का पहला कवि मानने वाले थे वो गणपति चंद्रगुप्त जी थे। गणपति चंद्र गुप्त जी। अब यहां से एक बात और समझ में आ जानी चाहिए थी कि ये हिंदी के पहले कवि हैं, तो इसका मतलब हिंदी का पहला काल आधुनिक आदिकाल है। तो आदिकाल की समय सीमा रामकुमार वर्मा जी 693 से प्रारंभ मानते हैं। पहला कवि किसको कह बैठे हो? स्वयंभू। उसी तरीके से रामकुमार वर्मा की बात होगी तो अध्ययन अर्थात अब्दुल रहमान ये गणपति हजारी प्रसाद द्विवेदी उसका हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत मानते हैं। हालांकि 10वीं शताब्दी से प्रारंभ मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसकी बात तो याद रखनी पड़ेगी कि अबुल रहमान को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये वही इंसान है जो हर प्रकार से कहता है कि मैं ये तो नहीं कहूंगा हिंदी साहित्य में कटाक्ष करने की बात आती है जी नहीं, लेकिन फिर भी कहता है कि रामचंद्र शुक्ल जी को कहीं चुनौती देने वाले थे तो वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इनको नजरअंदाज नहीं कर सकते हम किसी भी लिहाज से। पुष्य या पुंड्र को हिंदी का पहला कवि मानने वाले थे, वो मानने वाले थे भाई मिश्र बंधु जी, और राजा भोज या मुंज को मानने वाले दो विद्वान वही हैं, रामचंद्र शुक्ल जी भी और चंद्रधर शर्मा बुले। लेकिन डायरेक्ट पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई हिंदी का पहला कवि कौन है, इतना ही क्वेश्चन करे तो हमारा उत्तर जो बनने वाला है वो होगा सरहपा, जिसको राहुल भद्र के नाम से भी जाना गया। राहुल भद्र के साथ साथ सरहपाद के नाम से भी जाना गया। इसका मतलब इसी सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि मानने वाले एक बहुत बड़े विद्वान राहुल शांकृत्यायी, जिसने सिद्धों के ऊपर बहुत काम भी किया और इसका समय क्या मानना 769 ईस्वी। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लें, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एक क्वेश्चन बढ़ने की बहुत बड़ी उम्मीद भी है और गुंजाइश भी है। चलो इसके बाद आता है हिंदी की पहली रचना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा डायरेक्ट है कि हिंदी की पहली रचना कौन सी है। देखते हैं, जब हिंदी की पहली रचना की बात आएगी तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी भ्रमित होने की बात है, लेकिन अपना माइंड सेट करके याद करेंगे। हिंदी का पहला कवि तो सरहप्पा को माना सभी, लेकिन उसकी रचना दोहा कोश को पहली रचना नहीं माना, क्योंकि वो मूल रूप से हमारे सामने आ ही नहीं पाई। इसलिए हम इसकी हिंदी की पहली रचना मानने का काम करेंगे श्रावकाचार को। श्रावकाचार हिंदी की पहली रचना है, जिसको लिखने का काम किया आचार्य देवसेन ने। अब आचार्य देवसेन को हम हिंदी का पहला कवि नहीं कहेंगे, ये भूल नहीं करेंगे। पहला कवि तो सरहप्पा जी, लेकिन कहता सरहप्पा की रचना हमारे सामने उपलब्ध ही नहीं हो पाई। उसका दोहा कोश का संकलन किया वो राहुल शांकृत्यायन जी ने किया। लेकिन श्रावकाचार कहता है कि हमारे समक्ष भी है, हमने इसको देखा पढ़ा तो ये उपलब्ध रचना है, कहने का मतलब है। और श्रावक होते हैं जैन मुनि, श्रावक जो जैन धर्म के आदर्शों को मानने वाले होते हैं उनको श्रावक कहा जाता है। इसका मतलब आचार्य देवसेन कैसे कवि थे? जैन कवि थे, जिसे दूसरे नाम से मैं रास कवि के नाम से जान सकता हूँ, या रास साहित्य। ये किसके अंतर्गत आता है? रास साहित्य के अंतर्गत आता है। और इसका समय आता है तो इसके समय की चर्चा करोगे तो श्रावकाचार 933 ईस्वी में लिखी गई। कब लिखी गई थी? 933 ईस्वी में लिखी गई, जिसमें 250 दोहे छंद है, दोहा छंद है, 250 दोहा छंद है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्रावकाचार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो पहला ही याद करेंगे कि आचार्य देवसेन के द्वारा रचित है। आचार्य देवसेन है जैन कवि है। जैन बोले तो ये रास साहित्य के अंतर्गत आते हैं। रास साहित्य अलग है, रासो साहित्य अलग है अपना।
उसी के साथ श्रावकाचार्य की अगर समय सीमा पूछी जाए तो इसको कब 933 ईस्वी आएगी, और उसी के साथ बात की जाए तो इसमें कितने हुई, तो इसकी बात सीधी सीधी 250 अर्थात 250 तो छंदों में रचित एक रचना है। चलो इसके बाद बात करते हैं। अब बात आती है कि मूल रूप से हमने जो चर्चा की ये आदिकाल को लेकर के, हिंदी के पहले कवि को लेकर के, हिंदी की पहली रचना को लेकर के, लेकिन अब समय है कि अब हम चर्चा करेंगे मूल रूप से कौन से काल के बारे में, आदिकाल जिसका समय 1050 से 1375 विक्रमी संवत माना गया। अब विक्रमी संवत मानने के बाद जब मैं इसकी चर्चा करूंगा तो मैं सीधा सीधा एक यही क्वेश्चन करना चाहूंगा कि इस आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 5 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में भाई? 5 भागों में विभाजित किया। सबसे पहले भाग की मैं चर्चा करना चाहूंगा तो सबसे पहले आता है आदिकाल में सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य के बाद कहता है कि जो आए तो नाथ साहित्य। नाथ साहित्य के बाद अगर कोई आया तो रासो साहित्य। रासो साहित्य याद ना हो तो चारण साहित्य। क्यों भाई? क्योंकि चारण काल कहने का काम जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था, जिसमें ट्रिक बनाई थी चार्ज। इसके बाद कहता है कि रास साहित्य। रास साहित्य बोले तो जैन साहित्य। अंतिम है आपका लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूंगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आपके हिंदी साहित्य के आदि काल को, जिसका समय 1050 से 1375 ईस्वी था, उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 5 भागों में विभाजित करने का काम किया, जिसमें सबसे पहले उसने रखा है तो सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य के बाद नाथ साहित्य, नाथ साहित्य के बाद रासो साहित्य, जिसको आप चारण साहित्य के नाम से भी जानते हैं, और उसके बाद आपने देखा तो रास साहित्य, जिसको आपने जैन साहित्य भी कहा। यहां से बात की जाए तो लौकिक साहित्य। इनकी बात आने के बाद सबसे पहला कार्यक्रम शुरू होता है, वो है हमारा कौन से साहित्य का? सिद्ध साहित्य का। कहां से पढ़ेंगे भाई? सिद्ध साहित्य से पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में कुछ अवश्य आया होगा। इस सिद्ध साहित्य को एक दिन में पढ़ेंगे, नाथ साहित्य को एक दिन। कुल मिलाकर के यहाँ से 4 क्लासेज में, जो 30-30 मिनट ज़्यादा भी नहीं होगी, 35 से 40 मिनट, इतनी वीडियो बना करके इनको हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तो कुल मिलाकर के मैं आशा करता हूँ कि जितना मैंने पढ़ाया वो प्रत्येक लाइन में ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं गया, ज़्यादा गहराई में नहीं गया, और कुछ ऐसी बातें भी नहीं बच पाई जो आपके लेवल से छूट जाए। BSSB, KVS एटसेट्रा जितनी भी आप हिंदी साहित्य से रिलेटेड परीक्षाएं देना चाहते हैं तो वो अपनी इस YouTube चैनल BS क्लासेस को अवश्य एक बार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप जितना हमें हौसला बढ़ाएंगे, हौसला देंगे, उतना मैं आपका साथ दूंगा। जय हिंद, जय